अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुज़फ़्फ़र भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ मुज़फ़्फ़र भाई, मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। हम खैरियत व आफ़ियत से हैं। और आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुज़फ़्फ़र भाई, आप सुनाइए कि आप जो यूट्यूब चैनल खोले हैं, आप वीडियो जो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, क्या उस पर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं या आपको कुछ मिलने वाले हैं? मुझे भी थोड़ा आप बताइए। नहीं, पैसा तो नहीं मिल रहा अभी, लेकिन अभी यूट्यूब चैनल मैंने जो बनाया अभी 5 ही महीना हुए हैं, लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे मेरा सब्सक्राइब जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है कि आगे चलकर मुझे अगर 1000 सब्सक्राइब मिल जाएंगे या और उसके साथ में 4000 घंटा वॉच टाइम अगर मेरा चला हुआ मिल जाएगा, तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद है। हर यूट्यूब वाले ऐसे ही कहते हैं। तो मैंने सुना है कि आपको यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपने बहुत सारे पैसे भी खर्चे किए हैं। क्या हकीकत में ये सही है, आपने पैसे खर्चे किए हैं? और क्यों कैसे खर्चे किए हैं? देखिए, पैसा खर्चा करने का मेरा मकसद यही है, मैं उम्मीद से हूँ कि मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है, आगे चलकर मेरा ग्रो हो जाएगा चैनल या फेमस हो जाएगा, मेरे वीडियोस चलने लगेंगे, तो उम्मीद है कि कुछ पैसे मुझे मिलेंगे। उम्मीद है कि आगे चल के साल भर या 1.5 साल में, उम्मीद है, इसलिए मैंने पैसा लगाया है। जो भी पैसे मैंने खर्चे किए हैं माइक लेने में, स्टैंड लेने में, और भी ऐप में जो उसका लोगो प्रचार आता है, उस प्रचार को ख़त्म करने के लिए, जिसमें हम एडिटिंग करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने पैसे लगाए थे। तो मुज़फ़्फ़र भाई, आप ये हो गया, आज मैंने आपसे यूट्यूब के मामले से मैंने आपको सवाल किया था। तो मैं आपको मुज़फ़्फ़र भाई ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हिंदुस्तान का माहौल इतना नफ़रत में क्यों तब्दील हो गया है, आप कुछ इस बारे में कुछ बता सकते हैं? इसके बारे में मैं तो कुछ बता सकता हूँ, जो मेरे ज़हन में है, जो मेरे ख़्याल में है, मैं आपको बता सकता हूँ। अपने इंडिया में क्यों इतना नफ़रत फैलाया जा रहा है, इसका कारण कौन है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में जो इतने नफ़रत हो गया है इंसानों से, ख़ासकर मुसलमान तबके से इतना जो नफ़रत हुआ है, इसका कारण सिर्फ मैं एक ही उदाहरण दूंगा, बीजेपी और मीडिया वाले। इसके अलावा मैं किसी को दोष नहीं ठहराऊंगा। क्या इससे पहले आप बीजेपी जो थी, बीजेपी से पहले जो कांग्रेस थी, क्या आप मेरे दर्शकों को बताएंगे कि इससे पहले इतना नफ़रत था या नहीं था? बीजेपी के आने से पहले कोई नफ़रत था या नहीं था? जहाँ तक मेरे ख़्याल में है, मैंने दिल्ली में रहा है, मेरे इंडिया में रहा हूँ, कितना साल मैं सफ़र किया हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, इतना नफ़रत इस सरकार से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। क्योंकि मैं हिंदुओं के साथ खाना खाया हूँ, हिंदुओं के साथ मैं बैठ के चिकन तंदूरी में खाया हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ दिल्ली का। मैं जहाँ दिल्ली में रहता था, मेरे दोस्त, मैं वहाँ पे ख़ासकर हफ्ते के दिन यानी शनिचर के दिन हम रूम से चिकन बनवा के लाते थे, और हमारे एक अंकल थे हिंदू, वो साथ में चिकन मिल के खाते थे। और भी बगल में मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, आज तक उन्होंने मैं मज़हब के नाम पर मुझसे दुश्मनी नहीं की। हम आपस में इतने अच्छे से दोस्त थे। इससे पहले की सरकार में इतना नफ़रत कहीं मैंने नहीं देखा। तो क्या इस नफ़रत का कुछ ख़त्म करने का कोई तरीका हो सकता है, या इसमें सियासत लोग या राजनीतिक रोज इसको ख़त्म कर सकते हैं, या इसमें राजनीतिक का क्या अहम भूमिका है इस नफ़रत फैलाने में? अगर राजनीतिक की बात आप कर रहे हैं, तो राजनीतिक में भी बीजेपी नंबर 1 है। ये हिंदू मुस्लिम करने में बीजेपी पार्टी की हर सांसद हो, एमएलए हो, उसके कारकुनन हो, उसके प्रवक्ता हो, इनका अहम भूमिका रहा है हिंदू मुस्लिम करने में। कहीं पर भी आप देखिएगा रैली वो करेंगे, उनके पार्टीज या उनके एमएलए एमपी, हिंदू मुस्लिम जब तक वो नहीं करेंगे उसका प्रचार नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको हैदराबाद से एक राजा सिंह एमएलए है शायद, उनका मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, वो भड़काऊ भाषण दे के वो रैली करते हैं। तो इसका कारण मैं यही बता सकता हूँ कि बीजेपी के एमएलए एमपीस और उनके
जो प्रवक्ता होते हैं ये नफ़रत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और मीडिया वाले करते हैं। तो क्या इस नफ़रत को ख़त्म किया जा सकता है अभी के दौर में? आप इसको कुछ बताएंगे? वजाहत के तौर पर आप मुझे बता दीजिए कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फिर बीजेपी से पहले जिस तरह से नफ़रत के बिना रहते थे, कोई नफ़रत नहीं था हिंदू मुस्लिम के नाम पे, आप अपने मज़हब पे कायम रहते थे, हम अपने मज़हब के कायम पे रहते थे। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हिंदुस्तान में हर इंसान अमन चैन के साथ रहता आ रहा है और इंशाल्लाह आगे रहेगा, मुझे उम्मीद है। ये नफ़रत फैलाने वाले अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। जब पब्लिक के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि नफ़रत फैलाने वाले का ना तो बेटा ना तो उनका परिवार से कोई से नफ़रत फैलाने में शामिल होता है, क्योंकि उनके बेटे उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। जब हिंदुस्तान के आवाम को ये मालूम हो जाएगी नहीं ये नफ़रत फैलाने वाले सिर्फ सीट के लिए करते हैं, अपनी सीट बचाने के लिए करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया की आवाम एक दिन जाग जाएगी और इस नफ़रत को इंशाल्लाह ख़त्म करेगी ज़रूर। ये आवाम ही नफ़रत को ख़त्म करेगा जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करने का जो उसका मकसद है वो सिर्फ सीट के लिए करते हैं। जब ये हिंदुस्तान का ये आवाम के दिल में बैठ जाएगा इस बात को, फिर मुझे उम्मीद है कि फिर हिंदू मुस्लिम सेम जिस तरह पहले रहते थे उसी तरह से रहेंगे और अपने मज़हब पे सब कायम रहेंगे। तो चलिए मुज़फ़्फ़र भाई, आपने बता दिया हिंदुस्तान के सारे मामले में, और अभी आप सऊदी अरब में हैं, तो आप किस वीज़ा पर आए हैं और कौन सा काम कर रहे हैं, मुझे आप बताएं, मेहरबानी होगी आपकी। मैं तो 2017 में आया था और ड्राइवर की मेरी वीज़ा लगी थी। मैंने 2 साल ड्राइवरिंग की और फिर 2 साल जो आया मैंने 2-3 महीना ड्राइवरिंग की, उसके बाद फिर मैं अपना दुकान पे रहने लगा। मेरा कफ़ील का घर में जो ज़रूरत का काम था वो ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि ड्राइवरी का काम नहीं है तो काम पर दुकान पर लगा दिया, और दुकान पर जो काम करने वाले थे वो सब चले गए। तो मैं कंटिन्यू 2 साल से दुकान पर ही रहा, फिर मैं छुट्टी घर चला गया। अच्छा, छुट्टी से जो आप घर से अभी आए हैं, लॉकडाउन काट कर जो आए हैं आप, तो अभी आप दुकान पर ही कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो क्या आपका वीज़ा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? या अगर बिना वीज़ा चेंज किए हुए आप दुकान पर काम करेंगे तो क्या कुछ मुश्किल आ सकता है? आप मुझे बताइए। नहीं, मुश्किल तो आ सकता है, क्योंकि आप जिस वीज़ा में आए हैं उस वीज़ा के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं। मसलन आप आए हैं ड्राइवर के वीज़ा में, तो आप यहाँ कर रहे हैं आमिल का काम कर रहे हैं, यानी लेबर का काम कर रहे हैं, या दुकान पर आप काम कर रहे हैं। ये तो खिलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। आप जिस वीज़ा पे आए हैं आपको उसी वीज़ा पे काम करना पड़ेगा। तो फिर आप ड्राइवर का वीज़ा में आप दुकान पर फिर क्यों काम कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कानून के ख़िलाफ़ है, आप फिर ड्राइवर का वीज़ा में आप दुकान पर काम कर रहे हैं, इसका कारण उदाहरण बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं छुट्टी लॉकडाउन काट के जो आने के बाद मैं सऊदी आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कफ़ील भी मेरा साथ दिया। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे पास काम नहीं है। आए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बाज़ाब्ता दुकान पर रखा। दुकान पर रखने के बाद फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा वीज़ा सवाक खास यानी ड्राइवर का है, तो तुम्हारा वीज़ा चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो मुखालफा आएगा। हाँ, मुखालफा आया भी मेरा 2 मुखालफा आया, एक बार 500 का आया, एक बार 1000 का आया, क्योंकि मेरा ड्राइवर का वीज़ा था और मेरा दुकान पर जो बैठने का कार्ड बनता है म्युनिसिपल पार्टी का, वो कार्ड नहीं बन रहा था, ड्राइवर का कार्ड नहीं बनता है, तो इसलिए मेरा 2 बार मुखालफा आया। तो मेरा कफ़ील ने बोला कि नहीं, वीज़ा चेंज ही करना पड़ेगा, तो उन्होंने वीज़ा को चेंज करके अभी लेबर में कर दिया है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं कि मुझे भी सऊदी जाना है मुज़फ़्फ़र भाई, तो आप मुझे बताएं कि सऊदी में आने से क्या फ़ायदा है आपको? आप मान के चलिए कितना खर्चा करके आए हैं इंडिया से, जो आए थे आप कितना खर्चा करके आए थे, थोड़ा बताइए ताकि हम अपने दोस्तों को भी बताएं कि सऊदी आने में इतना खर्चा होता है और तुमको काम किस तरह से करना पड़ेगा, कौन से काम वीज़ा में आए हो, कौन सा वीज़ा में काम करना पड़ेगा। देखिए, आपके दोस्त बोल रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जिसको आना होगा, जिसका नसीब में है सऊदी अरब आने का तो आ सकता है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर पूछ रहे हैं कितना खर्चा होगा, कौन सा वीज़ा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप ऑफिस से भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत लोग धोखा भी खा जाते हैं, धोखा में रह जाते हैं। बहुत से लोग 2 महीना 3 महीना रहते हैं, फिर वापसी चले जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है।
किसी को धोखे में बुलाता है दूसरे काम से, उनको दूसरे काम कराता है, घर में रख के रखता है, यानी ड्राइवर का वीज़ा में लाता है तो उसको घर का काम करवाता है, पोछा साफ़ी करवाता है, गाड़ी पोछवाता है, या किसी को बकरी चलाने में रख देता है। ये ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आपको राय दूंगा, अच्छे ऑफिस से ताल्लुकात कीजिए, उसके ज़रिए से आप आ सकते हैं, या आपका कोई दोस्त है, यार है, आपको अगर वीज़ा दे रहा है, अगर उनको वीज़ा मिल रहा है तो आप आ सकते हैं। तो आपने बताया नहीं आपका कितना खर्चा हुआ था और कौन बुलाया था आपको, आपने तो बताया नहीं मुझे कि कितना खर्चा हुआ था आने में। देखिए, वक्त वक्त की बात होती है। उस टाइम 80,000 में मेरी बात हुई थी आने के लिए, वीज़ा लगाने का, मेडिकल अपना पैसा था अलग से, तो तकरीबन मेरा 1 लाख से ऊपर ही पड़ा था उस टाइम। 2017 में 1 लाख पड़ा था, तो 1 लाख तकरीबन पड़ गया था उस टाइम। इस टाइम अभी ज़्यादा भी है, क्योंकि किराया बढ़ गया है, जहाज़ का, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। हो सकता है ज़्यादा हो सकता है वो कम भी हो उससे, अभी मुझे उतना कन्फर्म मालूम नहीं है। हाँ, मैं आपको एक राय दे सकता हूँ, अगर कोई आपका दोस्त यार अगर सऊदी आने के लिए बोल रहा है तो ठीक है, आप उसको बोलिए, अच्छा वीज़ा मिलता है तो उसको आने के लिए बोलिए, नहीं तो उसको बोलिए अगर आप सऊदी 1 लाख 1.5 लाख खर्चा करके आना चाहते हो, अगर आपका वीज़ा नहीं लगा, बढ़िया घर पर नहीं लगा, तो आप फिर खसारे में रहिएगा, नुकसान में रहिएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, फिर आके आप यहाँ पर रोइएगा। तो उससे बेहतर होगा अगर आपका एजेंट 1.5 लाख मांग रहा है या 1 लाख मांग रहा है, तो आप 1 लाख में आराम से इंडिया में कोई काम कर सकते हैं। तो आप बता रहे हैं कि 1 लाख में लोग इंडिया में काम कर सकता, तो फिर आप क्यों आए? आप 1 लाख से ऊपर खर्चा करके आए, तो आप क्यों आए? आप भी इंडिया में कुछ काम कर सकते थे, आप बताइए थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आने का पहले ही से ही शौक़ था, चाहे कोई अच्छा काम मिले ना मिले, मुझे ड्राइवरिंग का शौक़ था कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा, और ड्राइवर की नीयत से मैंने वीज़ा लिया था और ड्राइवर में ही आया। लेकिन किस्मत मेरा आगे चल के चेंज हो गया, बदल गया मेरा किस्मत, दुकान पे रहना हो गया। अच्छा है, ड्राइवर के वीज़ा से मेरा दुकान का हो गया, तो अच्छा दुकान में बैठ के रहना पड़ता है। गाड़ी में अगर मैं चलाता हमेशा तो रोड का टेंशन रहता है, कैमरा मारने का टेंशन रहता है, रोडों में कैमरा रहता है, स्पीड ज़्यादा, फिर बेल्ट का वीज़ा कैमरा रहता है, वो बात कीजिएगा उसका कैमरा आ जाएगा, फिर आपको हर महीना में परेशानी हो सकती थी। मेरा वीज़ा चेंज हो गया, मेरी बहुत खुशी की बात है। बात रही आप बोले 1 लाख की खर्चा करके आप आए सऊदी अरब में, तो फिर आप सऊदी क्यों आए? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुझे आने का शौक़ बहुत दिनों से पहले ही से था। मैं इंडिया में ऑटो ड्राइवर चला रहा था, तो ऑटो चलाने के टाइम में मैं एक अखबार का जो उसमें उम्रा करने के लिए होता था, उसमें ऐप होता था, उसमें लॉटरी की तरह बोलते हैं ना, कोई जिसने 30 सवाल के जवाब दे देंगे उसको उम्रे के लिए टिकट फ्री दिया जाएगा, उसका रहने सहने का, उम्रा आने जाने का फ्री किया जाएगा। तो मैंने वही अखबार देख देख के मेरे दिल में शौक़ आया था, मैं इसको काट काट के लिख रहा था। इनकलाब उर्दू अखबार है, मैं उससे डेली लिख के जमा कर रहा था। जब 1 महीना का कूपन मैंने काट काट के उसका सवाल जवाब का सही से लिख के रखता था, तो मैंने 1 महीने के बाद उस कूपन को, सारे कूपन को स्पीड और कोरियर करके, इसकी स्पीड डाक, उस टाइम स्पीड डाक बोलते हैं, 25 रुपये दे के मैंने स्पीड डाक लगा के पटना भेजा था, मैं हेड ऑफिस। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम, तो मुझे भी उम्मीद था कि मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग थे उसमें, मेरा किस्मत नहीं था, मेरा नाम नहीं आया, तो उम्रा के लिए मेरा उम्मीद नहीं रहा। तो हाँ, हमारे ज़िले के 2-3 आदमी के आए थे, मैंने अखबार में पढ़ा था किन किन लोगों के नाम आए थे उम्रा करने के लिए, मैंने देखा था उसमें, तो मेरे ज़िले के भी आदमी का नाम था, गैयारी बस्ती का 2 आदमी के नाम थे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, 1 लाख की बात है, तो मुझे शौक़ था, चलो खर्चा करके आया, अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा करके आया। उस टाइम 1 लाख लेकर ऑटो बेच के मैं आया था, मैं अपना इतना शौक़ था, मेरे पास ऑटो था, बाज़ाब्ता मेरे पास रोज़ी था, लेकिन मैं रोज़ी छोड़ कर ऑटो के बेच के मैंने सऊदी आया, एक उम्मीद से कि उम्रा भी हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह नौकरी भी अगर मेरी अच्छी जगह में है तो इंशाल्लाह पैसे आ जाएंगे ऑटो के, तो इसलिए मैं आया था सऊदी अरब। अच्छा, आप सऊदी अरब तो आ गए हैं, तो क्या आपने उम्रा किया, कोई उम्रा किया आपने?
हाँ, उम्रा तो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आते ही मैं अपने कफ़िल के साथ उम्रा पे गया था और मेरा कफ़िल भी अच्छा थे मेरे साथ। वो अपने फैमिली के साथ ले गए, 2 बार गए। 2 बार मैं उनके साथ उम्रा पे गया, एक बार मक्के मदीना दोनों बार गया, एक बार सिर्फ मक्के से वापसी उम्रा करके आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कफ़िल के साथ 2 बार गया पहले साल में, फिर एक दूसरे साल में 1 बार गया, यानी उनके साथ मैं 3 बार गया कफ़िल के साथ। एक साल में 2 बार गया, फिर दूसरे साल में 1 बार गया, यानी कफ़िल के साथ 3 बार गया मैं उम्रे करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरा उम्रा भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा से गुज़रा। ये सऊदी में मेरा वक्त भी बहुत अच्छा से गुज़र रहा और मेरा कफ़िल भी बहुत अच्छा है। हो जाता है कभी कभी, लेकिन हमेशा अच्छा से रहते हैं, दुआ सलाम हमेशा बातचीत होते रहता है, जैसे आपस में भाई, छोटे बड़े भाई नहीं रहते हैं, उसी तरह से हम रहते हैं कफ़िल के साथ। तो चलिए मुज़फ़्फ़र भाई, आपसे मैंने इंटरव्यू ले लिया और मैंने आपके यूट्यूब से सवाल किया, फिर मैंने इंडिया की सियासत, राजनीतिक जो इतना हो गए हैं, बवाल हो रहा है, उसके बारे में भी मैंने आपसे पूछा, सवाल किया, तो आपने बखूबी उसका सही तरीके से आपने बयान किया कि ऐसे करने से नफ़रत ख़त्म हो सकता है। और फिर मैंने आपको सऊदी के बारे में भी पूछा, सऊदी भी आए, आप किस तरह आए, क्यों आए, आपने डिटेल में सारे चीज़ बताई। आपका शुक्रिया। प्लीज़ मुज़फ़्फ़र ब्लॉग नाम से इसका चैनल है, आप उसका सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ ज़रूर, आप अपने दोस्तों को कहिए कि मेरा चैनल मुज़फ़्फ़र ब्लॉग है और इसमें आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे। आपको वीडियो मिलेंगे, क्या बोलते हैं, तिलावत मिलेंगे, कुरान शरीफ के नात मिलेंगे, सऊदी के मॉल मिलेंगे, सऊदी के रोड मिलेंगे हमारे वीडियोस में, और ब्लॉग्स वीडियो मिलेंगे, और इंडिया के भी न्यूज़ मिलेंगे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। सारे तरह से इस तरह से वीडियोस मिलेंगे आपको। तो प्लीज़ आप लोग से दरख्वास्त है कि मुज़फ़्फ़र ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।